अस्सलामुअलैकुम। लाओ बच्चों, लाओ सब आगे। वालेकुम सलाम मुर्जा, फातिमा, इमरान। अच्छा लाओ बेटा, क्या फातिमा सारे क्वेश्चन कर लिए? अब मुझे जरा बताओ बेटा जाके। मैं अब इस चैप्टर को चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी दोनों को हम लोग अब इसको खत्म करने की कोशिश करें। बताओ मुझे फाइनेंशियल का बताओ पहले। फाइनेंशियल में जो क्वेश्चन दिए थे वो सारे क्वेश्चन हो गए या कोई क्वेश्चन रह गया जिसकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो सकी? क्योंकि ये काम असल में है ज्यादा। मैं अभी बता रहा हूँ, मुझे बताओ, मैं बैठा हुआ हूँ आपसे, समझ लो चैट पे बात कर लेता हूँ। दो लोग हैं मौजूद, फातिमा और मुर्तजा। ठीक है, दोनों फातिमा आ गई हैं। ठीक है, तीन आ गए। हाँ, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस में लिखेंगे ना क्या? डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस में क्या लिखेंगे? डायरेक्टर रेम्यूनरेशन सैलरीज है ना बेटा, बताया था शुरू में, याद है? भूल गई? हाँ हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, यस। बल्कि ऐसा करते हैं ना यार, एक काम करता हूं मैं आपको, बताइए और बताइए। सारे हो गए क्वेश्चन वो जो मैंने आपको दिए थे बीकॉम पार्ट 2 के? मुर्जा आपने किए? जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, हाँ, इन टर्म डिविडेंड समझाना था ना, यही तो बात आ गई। ये मैं करवाता हूँ, ठीक है। इन टर्म डिविडेंड था गुड लक कंपनी का, हाँ ठीक है। निकालिए क्वेश्चन नंबर 4, गुड लक कंपनी वाला। बता रहा हूँ कैसे क्या होगा और इसकी ट्रीटमेंट भी बताता हूँ अभी, ठीक है। इन टर्म डिविडेंड अभी बता रहा हूँ, ये सवाल कर रहा हूँ, इसके अलावा सवाल बताओ यार। मुर्जा जल्दी जल्दी करके खत्म करो ना। कौन सा नहीं हो रहा बेटा फातिमा? ये गुड लक वाला नहीं हो रहा? हाँ, ये गुड लक वाले में इंटरम डिविडेंड है ना, बताता हूँ इंटरम डिविडेंड को कैसे करोगे। लेकिन तुम लोग आपस में ग्रुप पे शेयर करो ना अगर कर लिया है, ताकि एक तो पहले ये कि बाद लोगों ने आगे पीछे किया हो वो सही हो जाए, और फिर पता चल जाए सबका बराबर है या नहीं। ठीक है ना? तो ये जरा सा मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखो ठीक है फातिमा इमरान, आप लेकिन इसको जो है ना आप शेयर करें, ताकि बाकी जैसे आप फातिमा वगैरह जो भी हैं या मुर्तजा जो भी नहीं कर रहे, तो ताकि उसको रख लें अपने पास सॉल्व करके, आप लोग भी देखते रहिएगा। क्योंकि देखो भाई, एक बात याद रखना कि ये सवाल प्रैक्टिस से होगा मुर्तजा। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चलेगा, वरना फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा ये। ठीक है, पहले मैं आपको इंटरम डिविडेंड समझा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं इस सवाल को गुड लक वाले को एक दफा थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, ताकि एक चीज पता चल जाए। देखिए, बेसिकली आप लोगों को ये समझना चाहिए या ये याद में आए कि डिविडेंड क्या भला है। ठीक है, डिविडेंड, एक मिनट मैं जरा सा इधर ले आऊं, तार के साथ आ रहा हूं। देखो डिविडेंड, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर को। ठीक है, अब नॉर्मल हालात में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कब होता है? अमूमन ये प्रॉफिट साल के खत्म होने के बाद, जब कंपनी अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेती है। अब याद रखना है कि कंपनी का फाइनल अकाउंट कोई बच्चों का खेल नहीं होता कि दूसरे दिन तैयार हो जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजों की क्लोजिंग होती है और इट विल टेक फ्यू मंथ्स। ठीक है, यानी कि 1-2 महीने लग जाते हैं कि आप ना अकाउंट फाइनलाइज करते हैं। जब आप अकाउंट पूरा फाइनलाइज करते हैं तो उसके बाद कंपनी की एक मीटिंग होती है, उसे कहते हैं AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें सारे लोग बैठते हैं, यानी सारे लोगों से मुराद शेयर होल्डर, कंपनी की मैनेजमेंट जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के CEO, कंपनी के CFO या जो जो हेड होते हैं, ठीक है, वो सारे बैठते हैं।
बैठने के बाद वो सारे मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन ऐसा अमूमन साल में एक दफा होता है। तो उसको बांटने को हम कहते हैं डिविडेंड, लेकिन उसके आगे अगर एक मजीद दुम लगाई जाए तो उसको कहा जाता है फाइनल डिविडेंड, कि वो फाइनल में मिलेगा। मगर इसी का एक बात आता है कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है वो, उनको कहा जाता है कि वो एयर, अच्छा मैंने क्या कहा अभी कि ये सारी कंपनियां साल में एक दफा एयरली बनाते हैं, लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को साल में 4 दफा अकाउंट कंप्लीट करना होता है, और ये अकाउंट होता है क्वार्टरली, यानी हर क्वार्टर के बाद। अब तुम्हें मालूम है कि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर हो गए साल में। ज्वाइंट बड़ी कंपनीज 4 दफा साल में अपने अकाउंट्स फाइनल करती है। अब होता यह है कि 4 दफा फाइनल करती है तो 4 दफा प्रॉफिट बुक में अपियर होता है। तो बाज औकात कंपनी फाइनल डिविडेंड देने के बजाय अपने शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए इस जगह पर आके एक डिविडेंड प्रपोज करते हैं। अब जरूरी नहीं है, वैसे मैं लिख रहा हूं तो ये समझ लेना कि हर दफा हर 3 महीने बाद कंपनी डिविडेंड देगी। हो सकता है यहाँ पे दे दे, यहाँ ना दे, यहाँ ना दे, फिर आखिर में दे दे, ठीक है ना, तो डिपेंड करता है। लेकिन बात यह है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को साल के दौरान जो डिविडेंड देती है उसको कहते हैं इंटरम डिविडेंड। सही, यानी इसका तरीका ये होता है कि कंपनी ने एक फैसला, कंपनी अमूमन फर्ज करो कि साल के आखिर में 10 रुपए देती है, तो उसको मालूम है 10 रुपए, तो वो यूं कर सकती है कि कह दे कि भाई 10 रुपए देने हैं ना, मैं आपको 2.5 2.5 रुपए यहाँ दे दिए, 2.5 रुपए यहाँ दे दिए, 2.5 रुपए यहाँ दे दिए, 2.5 रुपए यहाँ दे दिए। तो बजाय लास्ट में देने के 4 दफा दे दिया डिविडेंड, या 4 दफा नहीं दिया तो यहाँ 5 रुपए दे दिए और यहाँ 5 रुपए दे दिए, तोड़ के दे दिए। तो इस तरह से डिविडेंड बांटने को क्या कहते हैं? इंटरम। इंटरम 2 टर्म्स के दरमियान, तो ये होता है, यानी पूरा डिविडेंड नहीं देते, आधा या जैसे भी कंपनी का दिल चाहे। याद रखना इसमें कोई कानून नहीं है, डिविडेंड देना कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि वो कंपनी डिविडेंड दे, कंपनी की मर्जी है, कंपनी के अपने जो कहिए रिसोर्सेज है उसके मुताबिक। तो इंटरम डिविडेंड बहरहाल कंपनी अपनी मर्जी के मुताबिक 2 दफा, 1 दफा, और फिर वो फाइनल में बांटती है। बोलो क्लियर हुआ? चलो फिर सवाल को, इस सब क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करता हूं। इंटरम, अब जरा सा फातिमा आप, इमरान आप देख लीजिएगा कि इसको सॉल्व करते हुए बेटा इसको किस तरह दिखाना है, ये जरा सा जरूर देखिएगा, क्योंकि सॉल्व 5 ईयर वगैरह में जो है ना थोड़ा सा इसको गलत दिखाया हुआ है। सवाल तो नहीं है, कोई क्वेश्चन है? समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्योंकि ये इंटरम डिविडेंड को ट्रीट कैसे किया जाएगा, इसकी एंट्री क्या बनेगी, ये जरा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि एक पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, चले अब जरा सा मेरा हेल्प आउट कीजिएगा जल्दी से। अगर इनकम स्टेटमेंट बना लिया है आप लोगों ने तो शॉर्ट फॉर्म में बना देते हैं। गुड लक कंपनी। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, जो भी ईयर है। अच्छा जी, सबसे पहले सेल्स साइड की हेडिंग डाल दूं, इनकम फ्रॉम सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। सेल्स 10 लाख, सेल्स रिटर्न है नहीं है, ठीक है, तो लेस। देखते हुए चलिएगा आप लोग और से, ठीक है, आप लोग बैठ के देख रहे हैं, मैं घूमते घूमते देख रहा हूँ। ये तार जो है ना, इसमें मेरी जिंदगी अलाप की भी होती है, हर वक्त कुछ चल रहा है। सेल्स रिटर्न तो नहीं है ना? ठीक है, नो, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, बिगनिंग। अच्छा जी, बिगनिंग कहाँ मौजूद है?
नीचे 50,000, इसमें प्लस होगा परचेजेस, परचेजेस है 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, इसके साथ कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तो नहीं है? बता देना बेटा, कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तो नहीं है मेरे ख्याल में? सही कर रहा हूँ? 4 लाख तक यही है, कोई ट्रांसपोर्टेशन? हाँ टोटल तो सही है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है इसका मतलब। ये हो गया जी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। एंडिंग है बेटा, कहाँ गया, 80,000। तो कितना, 3,70,000, 370 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सही है भाई, 370 सही लिखा मैंने, गुड। ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है? 430, नहीं 630 या 530? 630, 630 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा देखो, एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस है डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट को अभी नहीं लेना, वो नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है, इसलिए अभी अब यहां पे ले लो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। कितना है जनाब? 1,30,000। अब समझते हो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस? ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखे हैं ना, या जनरल, ये सब अकाउंट कहलाते हैं कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट में छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे इकट्ठे करके डाल दिए जाते हैं, समझे, इसलिए इनको कहते हैं कंट्रोल एक्सपेंस अकाउंट। सेलिंग सेल से रिलेटेड, और डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जैसे कोको कोला है, उसकी गाड़ियां डिलीवर करती हैं सारा, पेप्सी और कोक, तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाता है। उसमें ड्राइवर की सैलरी भी होती है, उसमें गाड़ी का पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, उसकी मेंटेनेंस भी होती है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। उसके बाद आ जाएगा जनरल एक्सपेंस, और वो है आपके पास 1,143। अच्छा एक ऊपर और है एक्सपेंस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन कहते हैं मुआवजे को, ठीक है, मुआवजा या डायरेक्टर सैलरी, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक्सपेंस का तो और कोई ऊपर आइटम नहीं है। नीचे एक है ऑडिट फी फॉर द ईयर एस्टिमेटेड, ऑडिट फी एक्सपेंस 5,000। अब नीचे से अगर कोई चीज उठा रहे हैं ना, तो खोपड़ी में बैठा लो कि ऑडिट फी ये एडजस्टमेंट से ले रहे हैं, तो ये लायबिलिटी भी बनेगा। तो मैं इसको एक अपने पास ना एक मार्क कर दिया करता था जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, कि मुझे याद रहे कि ये मैंने अभी पेबल में भी ये 5,000 लेना है। इनको नहीं लेना क्योंकि ये सारे ट्रायल से उठाए हैं, तो बार बार सिखाता रहा हूँ, ट्रायल में आएगा तो एक दफा, एडजस्टमेंट से लेंगे तो 2 दफा। अच्छा अब इसके बाद डिविडेंड प्रपोज था, ऑडिट फी हो गया, हाँ डेप्रिसिएशन। अब है जनाब provision for depreciation on plant and machinery and motor van is estimated 10 and 20% respectively। अब यहां पर एक चीज है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब एक सवाल पैदा होता है कि मैंने आपको जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पढ़ाया अभी लास्ट क्लास में, तो मैंने कहा था 2 मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड जिसमें परसेंटेज अप्लाई होती है कॉस्ट, और एक होता है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जिसमें परसेंटेज अप्लाई होती है रिटर्न डाउन वैल्यू पर, या
बल्कि रिटर्न डाउन वैल्यू को ना शॉर्ट फॉर्म में WDV लिखते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, या दूसरे नंबर में बुक वैल्यू पर। और ये आती है कैसे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। अब इस वक्त हम कौन सा फॉलो करें? क्या हम, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं आगे, क्या नहीं लिखा कि जो परसेंट बता रहे हैं ये कॉस्ट पर होगा या ये उस पर होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। आपका दिमाग क्या कहता है, आप किसको फॉलो करना चाहेंगे, स्ट्रेट लाइन वाले को, कॉस्ट पर, या उस पर? बताइए। फातिमा इमरान आप कह रही हैं SLM, अच्छा। और बाकी आप दोनों का? अच्छा फातिमा, आपके पास इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप क्यों कह रही हैं SLM? नहीं तो SLM तो कॉस्ट है ना। अच्छा सुनो, अब जवाब सुन लो। होता यह है कि बेसिकली एग्जाम की मीटिंग में तो ये डिसाइड हुआ था, एक दफा जब ये सवाल आया था, इस 2004 का बता रहा हूं, कि अगर उन्होंने पेपर में मेंशन नहीं किया एग्जामिनर ने, तो दोनों मेथड को सही तस्वर किया जाए। यानी कोई कॉस्ट पे लेता है वो भी सही, जो डिक्लाइनिंग पे लेता है वो भी सही। लेकिन इन केस अगर मेंशन ना हो तो नॉर्मल हालात में कंपनी हमेशा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड फॉलो करती है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अगर ना लिखा हुआ हो तो तुम लोग एक काम करो, दोनों ले सकते हो, लेकिन जो भी लो उसके बाद वहां पॉइंट में मेंशन, एक नोट मेंशन करो। समझ रहे हो बात? यानी जहां सवाल किया इसका ये ऐसे होता है, जैसे मैं यहां लिखूंगा ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसका एक मैंने लिख दिया 1, एक इसके आगे, और पेपर में नीचे आगे दाएं बाएं कहीं पर भी एक ऐसे हेडिंग बनाई, नोट 1, नोट लिखा, और उसके नीचे ये 1 पॉइंट लिखा, लिखा एज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड नॉट mentioned in question, we choose या we go for कौन सा मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस। आप ये नोट लिख दें कि आपने चूंकि नहीं बताया तो हमने ये मेथड चूज किया। मैं इस वक्त रिकमेंड कर रहा हूं कि ज्यादातर डिक्लाइनिंग लिया करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास है कि तुम स्ट्रेट लाइन ले लो, मगर ये नोट अगर लिख दोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गलत नहीं कर सकती, क्योंकि बिल्कुल सही बात बच्चे ने लिखा है। और ये इस बात का इस्तदलाल होगी कि यू हैव फुल कॉन्सेप्ट, आपको दोनों आता था, आप पूछते तो सही, हम आपको दोनों करके दिखाते। लेकिन इन केस में हमेशा कोशिश करना डिक्लाइनिंग बैलेंस लेने की। बोलो, मैं पॉइंट अपना क्लियर कर दिया आप लोगों को? हाँ भाई, जवाब दे दो यार, जल्दी से आगे चलो। मुर्तजा तुम्हारी समझ में आया? खामोशी छा गई है, रुक गया क्या आप लोगों का नेट? अच्छा, तो अब अगर मैं निकालूं, फर्ज करो एक शॉर्ट फॉर्म में, या मैं थोड़ी सी कंपटीशन करके दिखा दे रहा हूं कि ये कंपटीशन हो गई, नजर आ रहा है? ठीक है, एक है किसकी, प्लांट एंड मशीनरी की, और एक है मोटर वैन की। शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं मैं, आप बेशक पूरा। मैं इसकी पहले लिखूंगा कॉस्ट, तो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है और मोटर वैन की कॉस्ट है, लेस करूंगा इसमें से इनका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका है 1,40,000, और दूसरे वाले का है
80,000। सही लिखा है? कितना आएगा? 60, 6 में से गया ये 5, ये और ये आ जाएगा 620। इसको हम कह सकते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। यही है वैल्यू, सही लिखी मैंने? देख लो, चेक करो। दोनों वैल्यू सही है ना? अब इसमें अप्लाई कर दो डेप्रिसिएशन रेट। कितना कहा था? 10% और 20%। तो बना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसका बना 4,56,000 और इसका बनेगा 62,000 का डबल हो जाएगा 1,24,000। सही कह रहा हूँ? हाँ भाई फातिमा, यही है? गुड है। तो यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब यहाँ चाहूँ तो मैं मिला के भी लिख सकता देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक साथ आ सकता है जब आप अगर कंपटीशन शो कर दे तो ये दोनों को प्लस। मैं लिख इसलिए रहा हूँ, मैं वो साफ कर दूंगा तो मुझे याद रहे एक्यूमुलेटेड में कितना ऐड करना है। टोटल कितना बनेगा? 60, 60 और 5, 570। अगर मैं इन दोनों को टोटल करूं तो 5,70,000 आ रहा है। बताओ इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है? 570। 4 इधर आ गया तो 60 हो गया। 60 और 20 नहीं, 580। 60 सही है ना? 580 है? 90 होगा? अच्छा 4 आया तो 60। सही से कर ले यार। कहाँ गया? 580 है, सही है यार। 903 क्या बता रही हो फातिमा? 124 है यार। तेरी नजर कमजोर है मुझसे। इतना साफ वाला कैमरा लगा हुआ है यार, नजर आ रहा है व्यू में बिल्कुल साफ। 124, 134 कब लिखा है मैंने? क्या ये गलत लिखा है? मेरा कैलकुलेटर पता नहीं कहाँ गुम हो गया। ये ना, सही है। 124 प्लस 456,000, 580। सही तो लिखा है यार। अच्छा अब आप बताता हूँ। अब ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए और तो कोई एक्सपेंस नहीं है। बैड डेट तो नहीं है। अब प्रोविजन का लफ्ज से परेशान मत होना। प्रोविजन, अलाउंसेस, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, ये तीनों लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं। अलाउंसेस, एक्यूमुलेटेड, प्रोविजन और बाज़ औक़ात रिजर्व्स, ये चार चार लफ्ज कह लो। इनको ऐड करो। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना बना? मैं खुद ही कर लूं। 130 प्लस 143 प्लस 45 प्लस 5 प्लस 580, 903। अच्छा ये बता रही थी फातिमा इमरान, फातिमा हमें। ठीक है फातिमा, थैंक यू। तो ये 9,03,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। ठीक हो गया? अच्छा कोई बचा तो नहीं ना? एक दफा चेक कर लिया ना? कोई एक्सपेंस तो नहीं रह गया? अब इसको माइनस करो। इसको कहोगे, इसको लिखोगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। करो माइनस, कितना बन रहा है? बट मैं भी कर रहा हूँ। 630 माइनस 903। तो भाई सीधी सी बात है कि यहीं से प्रॉफिट कहाँ
इस प्रॉफिट की जगह लिखोगे क्या, लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और माइनस में लिख देना -273। नजर आया? हाँ। अच्छा, अब ये वाली जगह साफ कर रहा हूं, बल्कि इस जगह पे भी करते हैं नीचे, यहां से शुरू करते हैं। ये समझिए 273 का लॉस इधर आ गया। अब इसमें से लेस कीजिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट। अच्छा, डिबेंचर इंटरेस्ट है 2500, माइनस होना है, ठीक है। अब अगर हम 2500 को माइनस करें तो वो प्लस हो जाएगा, और 275,500 का सही है फिगर? बताओ पहले। हाँ, फिगर सही आ रही है ना? मैंने 2500 का ये है, इसको कहेंगे नेट लॉस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात? 275,500 नेट लॉस या लॉस आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अच्छा, अब एक बात समझ लेना, जिस साल ये सवाल आया था, अब मैं एक काम करता हूं, आपको इसकी ना एक पिक्चर लेके सेंड कर देता हूं, क्योंकि मैं इसको साफ कर दूंगा, मेरे पास भी सेफ हो जाए। मैंने लिखा है जो, कल को वो रह जाता है तो फिर वो हो जाती है चीज। अच्छा, अब समझना ये है, ये मैं साफ कर रहा हूँ हिस्सा, ठीक है। बेसिकली जिस साल ये क्वेश्चन आया था उस साल बड़ी लड़ाई हुई थी मीटिंग पे, जब पेपर के बाद मीटिंग होती है ना, उसकी वजह ये थी कि टीचर ने, जिसने पेपर बनाया था, उन्होंने एक गड़बड़ मचाई हुई थी। कभी भी जब लॉस होता है तो भाई, लॉसेस, अगर एक कंपनी लॉसेस में है ना, तो वो डिविडेंड बांट नहीं सकती है, क्योंकि डिविडेंड तो बांटना ही किससे था? प्रॉफिट से। आप देखें, प्रॉफिट जब होगा ही नहीं तो हम डिविडेंड कहां से बांटेंगे, कहां से रिजर्व्स क्रिएट करेंगे? यानी मेरे पास पैसा नहीं है और मैं जो हूं प्रॉफिट के तौर पे लोगों को बांट रहा हूं, ये गलती थी क्वेश्चन। लेकिन अच्छा, उन्होंने, अब वो जो बचते हैं उनका कहना ये था कि यार, उन्होंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो इतना हैवी आ रहा है ना, देखो ना 580, तो कह रही है मैंने सिर्फ लिखा हुआ था 580 की जगह 58,000, लेकिन वो डेप्रिसिएशन जो है इतना ज्यादा हो गया कि जो मॉडरेटर होता है बीच में, उसने रेट डाल दिया, इसकी वजह से हो गया। पता नहीं मल्ला इल्म किसकी गलती थी किसकी नहीं थी। प्रॉब्लम सॉल्व ये है, या सोल्यूशन ये है कि अब हम करें क्या। हालांकि गलत है ये, लेकिन हम अब इसको नेगेटिव लेके वो तमाम काम कर लेते हैं जो करना चाहिए, हालांकि प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं चूंकि सिखाना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं वो तमाम चीजें बता दे रहा हूं जो इसमें पॉजिटिवली होती है, ठीक है। तो अब आप अगर नोट करें तो आपको लॉस कितने का हुआ? 2,75,500 का। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाते हैं, ये सबसे पहले लिखिए रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस। अगर आप रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस भी देखें तो वो सिर्फ है 1,20,000। अगर कंपनी इस साल लॉस हो रहा है, अगर वो प्रॉफिट बांटेगी भी तो उस सूरत में बांटेगी अगर उसका माजी का प्रॉफिट इतना ज्यादा हो कि इस साल का लॉस कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन इस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस समय का अगर हम लॉस ट्रांसफर करते हैं तो भाई ये कंपनी तो ओवरऑल लॉस में आ गई। कितना आ रहा है?
275,500 माइनस 1,20,000, तो 1,55,500 का तो इसको टोटल लॉस हो चुका है। तो बेसिकली जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं, वरना प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है कि वो डिविडेंड बांटे, रिजर्व बांटे। लेकिन थोड़ी देर के लिए अब इस बात को भूल कर प्रैक्टिकल बात को सिर्फ समझो कि एकेडमिकली अगर ये प्रॉफिट होता तो इंटरम डिविडेंड और रिजर्व्स कैसे ट्रीट होता ये सिखाने जा रहा हूं। बोलो क्लियर हो रही है बात, या कोई दिमाग में कोई उलझन तो नहीं है? चलूँ ना आगे, जवाब दे दो मुझे, फिर मैं इसी बात को आगे करूं कंटिन्यू। ओके, तो अब समझो ये कि परपोज डिविडेंड, ये जरा सही से निकालना। ये अक्सर मैंने दिखाया था बच्चों ने पास्ट पेपर में ना, सॉल्व पेपर में गलत है ये, इसलिए जरा सा सुनना। देखो उन्होंने एक चीज लिखा हुआ है, डिविडेंड परपोज ऑन ऑर्डिनरी शेयर। अब नॉर्मली ये इंटरम नहीं है, फाइनल है ये, ठीक है ना? तो कंपनी ने कितना परपोज किया है ऑर्डिनरी शेयर पे डिविडेंड? 3%। अब जहन में रहे कि अगर हम इसकी कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन फॉर डिविडेंड, अब कंपनी ने बेसिकली डिविडेंड कितना देना था? तो आप देखिए कि कंपनी का शेयर कैपिटल है 5 मिलियन का, ठीक है? इस पे रेट अप्लाई कर दीजिए, रेट अप्लाई कर दीजिए 5 मिलियन पर 3%, कितना बन रहा है? 150 आ रहा है, ठीक है? ये है टोटल, या कह सकते हो फाइनल डिविडेंड। सही लिखा है ना 150 फातिमा? ठीक है। अच्छा, अब 150 फाइनल डिविडेंड है। अब 150 में से पहले आप कितना डिविडेंड, ये ध्यान में एक बात रखिएगा कि आप डिविडेंड पे कर चुके हैं, ठीक है? अब देखिए, यानी एप्रोप्रिएशन और रिजर्व में आपने यहां पे डिविडेंड लिखना है सिर्फ फाइनल। अभी मैं बताता हूं इसके बाद मैं क्या करना चाह रहा था, नहीं आरोप 150। उसके बाद है इसी में कह रहा था कि रिजर्व में कितना ट्रांसफर करने कह रहा है? 50,000। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दे 50,000, दोनों मिला के माइनस हो गया 2 लाख, ठीक है? अब लॉस बढ़ के हो गया 500, 5, 5 और 3 होगा। हाँ, ये है रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब मैं इंटरम का क्या करेंगे? सही है, बोलूं अब मैं? जनरल देखो, ट्रायल बैलेंस में जो रिजर्व है ना फातिमा, वो रिजर्व पिछली दफा निकाला गया है। हम यहां, मैंने आपको क्या कहा था, एक बात याद है आपको? जो चीज ट्रायल बैलेंस में होती है वो एक जगह आती है, जो ट्रायल बैलेंस में ये बैलेंस है ना वो बैलेंस शीट में आएगा, और उस बैलेंस में जो इस साल निकाल रही हो वो प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में? वो वाला बैलेंस वो ट्रायल में जो मौजूद है वो इसलिए नहीं आएगा कि वो तो पहले निकाला जा चुका है, ठीक? ओके, शाबाश। तो जिस तरह, अब एक बात सोचो ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में ये वाला जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल का था वो तो नहीं आया था यहाँ पे। क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम पे लेस हो चुका, ठीक है? अब जरा सुनो, अब जब बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ एक 50 का डिविडेंड था, उसमें से इंटरम डिविडेंड देखो 25,000 है 25,000। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरम डिविडेंड जो 25,000 है वो तुम ऑलरेडी क्या कर चुके हो? पेड कर चुके हो। तो तुम्हारा पेएबल कितना होगा? सिर्फ 1,25,000।
अब याद करो, मैंने तुम लोगों को एंट्री सिखाई थी वो चैप्टर की, जब हम पढ़ रहे थे शुरू में। एंट्री क्या बनती है? ये बनती है रिटेन अर्निंग डेबिट 150, और जब कैश डिविडेंड है तो क्या सिखाई थी? कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट 150। अब तुमने जनाब पहले से इसमें से कितना पे कर चुके हो? 125, जो ट्रायल में शो हो रहा है इंटरम डिविडेंड के नाम से क्रेडिट में। देखो ये, सॉरी मैं कह रहा था डेबिट में। इंटरम डिविडेंड कहां शो हो रहा है? डेबिट में। यानी 150 में से पे कर चुके हो। तो अब इसमें से पहली जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश डिविडेंड जब पे करेंगे, पेएबल 25,000 से डेबिट, और इन टर्म डिविडेंड 25,000 से क्रेडिट। तो डेबिट था, क्रेडिट हो गया, इन टर्म डिविडेंड खत्म हो जाएगा। और लायबिलिटी में जो कैश डिविडेंड पेएबल आएगा वो सिर्फ 125 आएगा, 150 नहीं आएगा। हालांकि तुम 150 दे रहे हो, लेकिन 25 पे हो चुका, वो लायबिलिटी नहीं है। इन टर्म के साथ इस एंट्री के जरिए वो खत्म हो जाएगा। बैलेंस शीट में जाएगा सिर्फ कितना? 25,000। अब ये अगर नोट कर लिया है तो मैं फिर इधर वाली भी तस्वीर खेल में शामिल कर लूं, और फिर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? है क्वेश्चन? बेटा ग्रॉस जनरल रिजर्व ना, देखो 90, अभी मुर्तजा बताया तो 90,000 जो दे रहा है वो तो ट्रायल बैलेंस में दे रहा है, वो पुराना रिजर्व है, वो पहले निकाला जा चुका है। हम सिर्फ वो रिजर्व लिखेंगे जो इस दफा निकालना है रिटेन अर्निंग से। 90,000 ये समझ लो ना, जैसे जो 90,000 है वो पहले से स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में तो लिखा हुआ है, वो लिखेंगे जो इस दफा लाना है। तो इस दफा लाना है, वो लाना है कितना? 50,000। और ये नीचे देखो एडजस्टमेंट डाटा की लाइन में लिखा हुआ है। अब अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है जी, गुड लक कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन December 31, जो भी है। अब मैं अकाउंट फॉर्म में बना रहा हूं, उल्टा बना के दिखा रहा हूं, जो कंपनी के एसेट्स, एसेट्स में मैं पहले शो करूंगा फिक्स एसेट्स। उस तरह तो आप बनाना, अच्छा बैलेंस शीट किसी भी तरह बना सकते हो, ठीक है। ये अब मत सोचना कि सर आप इस तरह बना रहे हैं तो आपको वो चुके आता है आप वो बना ले, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों तरीके से सिखा दूं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले लिख लो बड़ा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी थी 47 लाख, इसमें से माइनस करो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जरा प्लस करके बताओ, मैंने तो मिटा दिया, मैं देखने नहीं जा रहा। पिछली दफा का था 140, इस दफा का कितना था? कितना आया था हमारा? 140 में इस दफा का प्लांट एंड मशीनरी का जो मैंने ब्रैकेट में लिखा था वो प्लस करके बताओ कितना आ रहा है? क्या खोलना पड़ेगा मुझे दोबारा? 596 कितना था? या उसका 124 आया था, इसका कुछ 596 कह रही है। 596 चलो लिख देता है 596। माइनस करके बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। मैं अभी ट्राई करता हूँ माइनस करने की। 4700 माइनस 596 ये आ रहा है 410 4000, सही है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाओ मोटर वेन। मोटर वेन की वैल्यू है जनाबे आली कॉस्ट 7 लाख, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 80 और कितना था?
एक 24, 80 और एक 24, 2,04,000। ठीक है, 2,04,000 यानी 496। सही लिखा 496। गुड। अच्छा, ये आ गया। और इसके बाद अब फिक्स एसेट के तो कोई दूसरा आइटम नहीं है, प्लस कर लो दोनों को। टोटल फिक्स एसेट 0000564। क्या यही है? 460000। गुड है। अब आ जाते हैं करंट एसेट। जब करंट एसेट हो तो सबसे पहले उल्टा चलना, यहाँ पे कैश नहीं लिखना, पहले हमेशा कोशिश करना वो प्रीपेड इन्वेंट्री वो। अब इसका प्रीपेड तो शायद नहीं था इस सवाल में, है ना? तो फिर हम आ जाते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। एंडिंग से शुरू करते हैं। एंडिंग है 80,000। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है 80,000। एंडिंग के बाद सप्लाईज वगैरह हो तो वो लिखना, नहीं है तो अकाउंट रिसीवेबल पे आ जाओ। बैड डेट तो नहीं था ना इसमें? कोई चीज छूट जाए जरा याद दिला देना। ठीक है, यहां तक सही है। इसके बाद कैश भी नहीं था, इनके पास सिर्फ बैंक बैलेंस था। बैंक बैलेंस था 2,04,500। और तो कोई चीज नहीं रही इसमें से। एंडिंग हो गया। डिविडेंड प्रीमियम, जनरल रिजर्व। ठीक है, टोटल करिए। 500, 4, 8, 6, 14 का 4, 3 कितना आ रहा है? यही आ रहा है। अकाउंट रिसीवेबल 190 है। अरे हाँ सही, मैंने लाया वो लिख दिया। ठीक 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 ठीक। अकाउंट रिसीवेबल 1,90,000 कितना बना पे टोटल बेटा? 80 प्लस 190, 204, 474,500। 474 प्लस 4600 कितना आ रहा है टोटल ऐसे? 0,74,500। सही है, यही है टोटल। ठीक है, टोटल एसेट्स। इधर आ जाइए। शेयर होल्डर इक्विटीज, अथोराइज शेयर कैपिटल। सवाल में क्या अथोराइज शेयर कैपिटल शुरू में दिया था हमें? 50 लाख का था, 10 रुपए के शेयर 5 मिलियन। ₹1 मिलियन का शेयर था एट द रेट ₹10। 10 मिलियन यहाँ आ गया, डबल लाइन क्लोज। पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख शेयर, 10 रुपए के हिसाब से 50 लाख या 5 मिलियन। शेयर कैपिटल के फौरन नीचे लिखो शेयर प्रीमियम 50,000। इसके नीचे आ जाएगा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग थी नेगेटिव में 3,55,500। ठीक चल रहे?
इसके बाद जनरल रिजर्व्स। अब मुर्तजा देखना, जनरल रिजर्व्स पहले कितना था, 90। इस दफा कितना किया था, 50। तो 90 और 50, 140। क्या आ रहा है बच्चों, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कितना आया, 4834 500। 4834 500। फिर आ जाइए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में 5% डिबेंचर है, कितने का, 50,000। ठीक है, फिर इसको टोटल कर लीजिए, टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 50 है। इसके बाद आ जाइए करंट लाइबिलिटीज में, जिसमें सबसे पहले अकाउंट पेबल आ जाएगा 7,000। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा कैश डिविडेंड पेबल। एक 50 था, यहाँ बताया था अभी कि एक 50 में से चूंकि इंटरम जो है 25 माइनस, तो कितना आएगा 125। और लास्ट में एक ऑडिट फी पेबल, कितना था ऑडिट फी, 5,000। अगर इसका टोटल कर ले, एक 30 और 60, एक 90, टोटल करंट लाइबिलिटी। और अब आखिरी टोटल 48 34 प्लस 50 प्लस 190, 5074। यानी इधर लिख दो, नजर आएगा। ये सही है भाई, चेक कर लो, टोटल यही आ रहा है। तो बेटा 5 मिलियन तो लिखा है, ये क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस में 5 मिलियन है ना, 5 मिलियन में 6 जीरो, ये देखो 5 मिलियन। 5 लाख ऐसे, जैसे ये 10 मिलियन था ना, तो 10 से डिवाइड करो तो 10 लाख शेयर हो गए। तो 5 मिलियन यानी 50 लाख, 10 से डिवाइड करो तो 5 लाख, हाफ हो गया ना उसका, 10 से एक जीरो कम हो गया। ठीक है, सही है फातिमा इमरान बेटा, देख लिया, इंटरम डिविडेंड समझ में आ गया, उसकी ट्रीटमेंट समझ में आ गई। देखो मैं फिर कह रहा हूं, टेक्निकली बेटा, अच्छा साइड प्लीज, अबे ये ले साइड हो गया। मैं तस्वीर भेज दे रहा हूं ना यार, क्यों टेंशन ले रहा है, एक और पिक्चर भेज देता हूं बैलेंस शीट की। इधर से आगे कर दिए, आराम से बैठ के तुम कॉपी कर लेना। ठीक हो गया, ठीक है बच्चों, फातिमा आपकी समझ में आया बेटा था दोनों के।
आप लोग देख लो, आप लोग जो आपने मेरा ख्याल है कर लिया होगा, लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि आपने इन टर्म डिविडेंड को सही ट्रीट किया है या नहीं, ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये इन टर्म डिविडेंड वगैरह जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रही हो? प्रोवाइड रुपीज, इसमें है इस सवाल में इनकम टैक्स का, इस सवाल का पूछ रही हो? इस सवाल में तो नहीं था। अच्छा किसी और का है, दूसरे दूसरे में है। देखो, प्रोवाइड ₹20,000 फॉर इनकम टैक्स, एसटीएफ एंट्री बता दे। इसके लिए ये होता है कि इनकम टैक्स का, अगर उन्होंने लिखा है ना प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स रिजर्व, ठीक है, तो ये बेसिकली दो तरीके, अगर रिजर्व नहीं है, कौन से वाले पॉइंट में, बताओ मुझे, दिखाओ मुझे सवाल कौन सा है इस वक्त। सवाल में मेरा ख्याल है इसमें था, क्योंकि इसमें अगर रिजर्व रख रहा है तो वो रिटेन अर्निंग से जाएगा, लेकिन अगर रिजर्व ऐसे नहीं है तो फिर उसको जैसे इनकम टैक्स माइनस करना सिखाया था ना, ये देखो ये वाला जो एक मेरा ख्याल है सना लिमिटेड है, उसमें रिजर्व फॉर इनकम टैक्स 10% ऑफ नेट इनकम लिखा है। जहां रिजर्व लिखा हुआ होगा वहां उसको रिटेन अर्निंग से माइनस करना, लेकिन अगर रिजर्व नहीं लिखा हो या प्रोविजन नहीं लिखा हो, इनकम टैक्स लिखा हो, तो वो आप ले जाके इनकम स्टेटमेंट से माइनस कीजिए। ठीक है, ठीक है, लास्ट में है, मैं वही बता रहा हूं कि अगर रिजर्व लिखा हुआ होगा तो हमेशा याद रखना कि रिजर्व होगा तो वो रिटेन अर्निंग, लेकिन जैसे लास्ट वाले में रिजर्व नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है प्रोवाइड 20,000 फॉर इनकम टैक्स, तो इसको इनकम स्टेटमेंट से लेस कर दे। ठीक है ना, क्योंकि ये जो इनकम टैक्स है ना, इसमें दो तरह के होते हैं। एक वो इनकम टैक्स होता है जो करंट ईयर का है, करंट ईयर का अगर इनकम टैक्स लायबिलिटी है ना बेटा, तो वो तो करंट ईयर में रहेगा। लेकिन बाज दफा, अभी तुम्हें समझाऊंगा एक चीज, डेफर्ड टैक्स होता है, समझाना है, वैसे तुम्हारा भी इतना वास्ता नहीं पड़ेगा वो, लेकिन होता ये है कि वो फ्यूचर में अराइज होना होता है वो टैक्स, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए रिजर्व रख देते हैं। इसकी वजह कई होती हैं, अब जरा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए मेरी बात तुम लोगों के लिए। दरअसल वही वाली बात है कि हमारे डेप्रिसिएशन मेथड में अलग मेथड होता है और टैक्स में मेथड अलग होता है। तो जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग होगा तो सोचो क्या होगा, प्रॉफिट भी अलग हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से इस वक्त रिजर्व टैक्स नहीं बनता, हमारे हिसाब से मतलब टैक्स बनता, बैंक इनकम टैक्स अकाउंट के हिसाब से टैक्स नहीं बनता, तो उसमें फर्क आता है। तो बाद वक़्त यानी यूं करना चाहते हैं कि आज हमारा टैक्स पे नहीं बन रहा, लेकिन हम जानते हैं कि आज नहीं बनने के पीछे वजह यह है कि डेप्रिसिएशन मेथड अलग अलग है, किसका, हमारी अकाउंटिंग का और इनकम टैक्स अकाउंटिंग का। तो फ्यूचर में क्या होगा कि वो हमारे पास टैक्स खड़ा होगा, तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है कि हम रिजर्व रख लेते हैं। तो वो वैसे ही ट्रीट होता है जैसे जनरल रिजर्व और दूसरे रिजर्व होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह सा बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। इस वक्त सिर्फ इतना समझो, जब रिजर्व या कह दे रिजर्व रखना है तो रिटेन अर्निंग में ले जाना, सिर्फ प्रोवाइड करने कह दे और टैक्स कह दे तो उसको इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, मुर्जा ने क्या सवाल किया है, बैलेंस शीट दोनों जगह से इक्विटीज और एसेट बैलेंस होती है। तालियां मुर्जा यार, पूरा पार्ट 1 में यही समझाया यार, ऐसी बात करता है, तेरे लिए ताली बजा रहा हूँ। ठीक है, खुश हो जा गंदा बच्चा। तो बेटा अब ये प्लीज खत्म कर लो। ठीक है, अब मैं कॉस्ट का एक दो क्वेश्चन आपको दूंगा, कल कॉस्ट का एक सवाल कराऊंगा वो वाला जिसमें मिसिंग फिगर्स है, ताकि हम इसको कंप्लीट करें। मैं आपसे जब बोले आप लोग वहां आ जाइएगा, मैं आप मुझसे टाई अप कर लीजिए, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो नाजाबाद से गुजरता हूँ मैं ऑफिस से आते हुए, तो वहां पे रुक जाऊंगा थोड़ी देर, मिल लेंगे। अगर चाय शॉप खुली होगी तो चाय शाय भी पी लेंगे। ठीक है ना, फोन कर लेना मुझे, मैं ऑफिस से निकलते हुए बता दूंगा, तुम लोग भी वहां आ जाना, वहां बैठ के चाय शाय पी के चल पड़ेंगे। अबे ट्रीट छोड़, चाय पी लेंगे बस। ओके भाई, फातिमा आप दोनों मत परेशान होइएगा, आप लोग भी जहाँ पे कैंपस में आने के बोलेंगे, जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से ही मिलने आ जाएंगे, वहाँ बैठ के चाय पी लेंगे। ठीक है बेटा, फातिमा, दोनों फातिमा, मेरा ख्याल आज नमीरा नहीं मौजूद है, और सादिया से मेरी बात हुई थी, वो शादी है उसके भाई की, तो फिर मिलते हैं फिर। ठीक है।
ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।